नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइल्स विद अनुराग। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और आज फैक्ट फाइल्स विद अनुराग में बात शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, आपके मुनाफे की। हमारे देश में कुल जितने डीमैट खाता धारक हैं, यानी वो लोग जो स्टॉक में, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनमें लगभग आधे लोग जुड़े हैं बीते 3 साल में। ये वो वक्त था जब कोरोना के चलते लॉकडाउन था। आर्थिक हालात किस तरीके के होंगे, इसको लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल थे, डर था। लेकिन अब स्थिति क्या है और आने वाले वक्त में अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप पहले से निवेश करते आ रहे हैं तो आपको किन कदमों का पर विचार करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में हो सकते हैं जिनका जवाब देने के लिए इस फेस्टिवल सीजन से पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनंत लड्डा साहब। आप जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनंत जी आपका न्यूज नेशन में। पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं और इसके पीछे की वजह क्या आपको लगती है कि ये जो पिछले 2-3 साल है इसमें डीमैट खाता धारकों की संख्या हमारे देश में बहुत बढ़ी है, लगभग आधी हिस्सेदारी हुई है। इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? सर, इसकी सबसे मेन वजह तो यह है कि इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी थी, या लोग अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में इतना बिजी थे कि उन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंस के रिलेटेड ज्यादा विचार ही नहीं किया था। जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोग अपने घर में बंद हो गए, तो वहां पे उन्हें रियलाइज हुआ कि फाइनेंस भी उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर उन्होंने फाइनेंस के बारे में जानने की कोशिश करी और एट द सेम टाइम आपके जैसे न्यूज चैनल हो गए, कुछ यूट्यूब चैनल हो गए, काफी सारे फाइनेंशियल जगह से फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने की कोशिश की गई। देखिए, आज नहीं तो कल जो अभी हुआ है वो होना तो था ही सही। जी। इंडिया इतना पावरफुल नेशन है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आना ही था, पर कोविड की वजह से जो घर में लोग बैठे तो उसने एक पुश जरूर दे दिया। शायद जिसमें हमें 2-3 साल और लग जाते, हमारे और मार्केट ने, इंडिया ने 2 साल में उस जर्नी को पूरा कर लिया और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अरुण जी, एक चीज और बताइए सर, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि एक डिस्पैरिटी भारत में ज्योग्राफी के लिहाज से भी नजर आती है? मसलन उत्तर भारत के मुकाबले जो दक्षिण भारत है वहां के लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बनस्पत उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश या बिहार? आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेटा भी हमें यही कहता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट है आज के दिन इंडिया में, फिर बाद में गुजरात और साउथ के कुछ हमारे पास स्टेट्स आ जाते हैं। मेन कारण ये है कि क्या हमारे सराउंडिंग में अभी तक इन्वेस्टमेंट की बात होती है? जब हम मुंबई में जाते हैं तो हम लोकल में देखते हैं कि लोकल में भी आदमी पूछता है कि भैया आज ये शेयर बढ़ेगा या टूटेगा, या मार्केट बढ़ेगा या टूटेगा। इसीलिए वहां पे थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट का जो रुख है, इन्वेस्टमेंट के प्रति जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। पर धीरे धीरे पूरे भारत में इन्वेस्टमेंट की लहर तो चल रही है और मेरे हिसाब से ये और बढ़ने ही वाली है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिना किसी ब्रांड को प्रमोट किए हुए, किसी ऐप को प्रमोट किए हुए, क्या आज के दौर में आपको सुनकर कोई शख्स सोचता है, तय करता है कि मुझे भी अपना डीमैट खाता खुलवाना है? डीमैट खाता जरूरी क्यों है और क्या बहुत जटिल है? क्या किसी बैंक के ब्रांच में जाना होगा, किसी दफ्तर में जाना होगा, या स्मार्टफोन के जरिए मैं अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता हूं? और डीमैट अकाउंट खुलवाना जरूरी क्यों है? सर, डीमैट अकाउंट इसलिए खुलाना जरूरी है क्योंकि जब भी आप निवेश करते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक को या फिर शेयर को बाय करते हैं, वो आपके डीमैट में आके स्टोर होता है और डीमैट के थ्रू ही आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आज के दिन इंडिया में जितने भी स्टॉक्स होते हैं सारे के सारे डीमैटेरियलाइज हो चुके हैं। सरकार तो अब इवन इंश्योरेंस पॉलिसी को भी डीमैटेरियलाइज कर रही है, वो एक अलग मुद्दा है जिसपे हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको डीमैट खुलाना जरूरी है। आज के दिन डीमैट खुलाने में वैसे प्रोसीजर वाइज आपके लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं और ओवरऑल कंप्लीट होने में मैक्सिमम 1 से 2 दिन में आपका डीमैट मिल जाता है। बहुत सारे इंडिया के डिस्काउंट ब्रोकर्स है जो बिल्कुल कम से कम आपसे ब्रोकरेज लेके आपके लिए काम करने को रेडी है। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, पर काफी सारे इंडिया के टॉप 5 में से जो आपको पसंद आए वो ब्रोकर आप आराम से चूज कर सकते हैं और वहां पे काफी स्टेबल काम और काफी जल्दी आपके लिए ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है। अनंत, हमने शुरुआत में बताया कि देखिए पिछले 3 साल में जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी संख्या लगभग दुगनी हुई है, लेकिन भारत की आबादी के लिहाज से भी जो प्रपोर्शन होना चाहिए, जो एवरेज होना चाहिए, उसमें अभी हम काफी पीछे हैं। क्या इसकी वजह आपको नजर आती है? सर, इसकी वजह देखिए, वैसे लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया में कितने हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो सकती है, वो इंडिया की आज के दिन इक्विटी मार्केट में या डीमैट खुलाने के लिए मैक्सिमम ऑडियंस हम मान सकते हैं। उस प्रपोर्शन में देखें तो बहुत ज्यादा हम पीछे नहीं है। पर अभी तक क्या हुआ था, 1992 में हमारे पास हर्षद मेहता, 94 में स्कैम आ गया था, 2000 में फिर टेक बबल बर्स्ट आ गया था, 2008 में
फिर से हमारे पास आ गया था सब प्राइम क्राइसिस और पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो गया था। तो इंडियन मार्केट में अभी तक इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रखे हैं कि हर एक पुराने इन्वेस्टर के मन में वो एक डर बैठा हुआ है। और हम एक वैसे भी थ्योरी जानते हैं, पेन वर्सेस गेन। पेन का दर्द बहुत ज्यादा होता है और गेन का जो खुशी होती है वो हर बार में कम होती जाती है। अगर अभी हमारे ही स्टूडियो में एक सॉकेट में थोड़ा सा करंट आ रहा हो, पहली बार में डर लगेगा, दूसरी बार में बहुत डर लगेगा, तीसरी बार तो हम गलती से टच भी नहीं करेंगे। जी। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में, क्योंकि पहले एक दो बार हमें थोड़ा सा पेन हो रखा है, कुछ स्कैम्स हो रखे हैं, कुछ बुरी घटनाएं हमारे साथ हो रखी है, इसीलिए पुरानी जनरेशन के लिए थोड़ा सा वो डर बैठा हुआ है, जिसको हटाने में थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है। क्या यही वजह है अनंत, आपको लगती है कि आज भी हिंदुस्तान में जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो या तो फिक्स डिपॉजिट है या फिर गोल्ड है या फिर तीसरा रियल एस्टेट है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही सबसे मेन वजह है। साथ ही बैंक की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बैंक, देखिए आज के दिन इंडिया में हमें मानना पड़ेगा, जितने डीमैट अकाउंट है उसके कंपैरिजन में बैंक अकाउंट्स बहुत ज्यादा है। मतलब बैंकों के पास कहीं ना कहीं कंट्रोल में तो है ही से, स्पेशली रूरल इंडिया में। जी। अगर वो एफडी को प्रमोट करेंगे तो एफडी ऑब्वियसली बढ़ने ही वाली है। ठीक है। लेकिन एक और डर जो लोगों के जहन में होता है, मतलब मैं अगर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करूं कि मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे डराया जाता है। ये कहा जाता है कि शेयर मार्केट ने न जाने कितनों को बर्बाद कर दिया। क्या यही एक कहानी का पहलू है या न जाने कितनों को आबाद कर दिया, ये भी एक पहलू है? सर देखिए, मार्केट हमारे 1980 में आया था, वहां से मार्केट कंसिस्टेंटली पर ईयर 15 से 16% का रिटर्न दे रहा है। ये सच्चाई है जो पेपर में हमें दिखती है। मार्केट ने रिटर्न दिया है, इन्वेस्टर ने रिटर्न नहीं कमाया बिकॉज कुछ इमोशनल मिस्टेक कर दी या वो मार्केट से भाग गए। देखिए, मार्केट में करेक्शन और जर्क्स आते रहेंगे। उस समय आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला, आप मार्केट में भाग ले, पार्टिसिपेट करे। दूसरा, आप मार्केट से भाग ले, एग्जिट कर जाए। देखिए, जब हम फ्लाइट में भी बैठते हैं, सपोज करते हैं दिल्ली से मुंबई में बैठे, बीच में टर्बुलेंस आया, अगर मैं बीच में जो जयपुर में टर्बुलेंस आया था उसमें फ्लाइट से कूद जाऊंगा तो पता है हमारे साथ क्या होगा। पर उस टर्बुलेंस के बाद भी अगर मैं फ्लाइट पूरी करता हूं तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जी। मार्केट ने तो बहुत रिटर्न्स दिया है, इन्वेस्टर बीच में भाग गया तो ऑब्वियसली कुछ लॉस तो लेके ही निकले हैं। ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसका क्या सरल मतलब यह है एक लाइन में कि अगर मैं किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल जाऊं अगले 10 साल 20 साल, तो ये मेरे लिए फायदे का सौदा है, या मुझे एक जागरूक इन्वेस्टर के तौर पर बीच बीच में देखते रहना होगा तब भी? क्या बेहतर विकल्प है मुझ जैसे शुरुआती इन्वेस्टर के लिए जो कुछ नहीं जानता क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में? देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर आपके लिए ध्यान रख रहा है। स्टॉक्स की बात करें तो आपको रेगुलरली रिव्यू करना ही पड़ेगा। अगर आप एवरी मंथ नहीं कर सकते तो एवरी क्वार्टर तो आपको रिव्यू करना ही पड़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज या टाइम नहीं है तो आराम से म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड चूज कर लीजिए। अगर वो एक्सपर्टीज और टाइम है तो डायरेक्ट स्टॉक्स भी आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टॉक मार्केट की पूरी एबीसी है वो तो आपने समझाई। अब जरा अनंत ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से जो मंदी दिख रही है स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह क्या है और क्या ये मंदी आने वाले वक्त में इसी तरीके से नजर आती है आपको? देखिए, ये मंदी नहीं है आई है। अगर हम बात करें तो मार्केट ने पहले तो 7,500 से सीधा 18,000 पहुंच गया था। बाद में 18,000 के बाद थोड़ा सा 15,000 का जर्क दिया। देखिए, कभी भी ना ऑल ट्रीज डोंट ग्रो टू स्काई, सब कुछ आसमान को नहीं छू सकता। उसी तरीके से दुनिया खत्म भी नहीं हो रही। हम क्या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चल जाते हैं। मार्केट ने 18,000 से 15,000 का मामूली छोटा सा करेक्शन दिया। उस जर्क के बाद वापस से मार्केट 18,000 के आसपास आ गया, फिर 1,000 पॉइंट का जर्क दे दिया। तो मार्केट का नेचर है इस तरीके से वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव के साथ ऊपर चढ़ना। हर दिन अगर मार्केट बढ़ता ही रहेगा और 1% बढ़ेगा तब तो मेरे साल में पैसा 3 गुना हो जाना चाहिए, पर नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप मार्केट में आए हैं तो उतार चढ़ाव का पार्ट तो लेना ही पड़ेगा। और जब उतार आए उस समय अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे मार्केट को या आपको मजा नहीं आ रहा तो शायद अभी तक आप सीजन इन्वेस्टर बने नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ और ज्यादा रिसर्च करनी होगी। और कितना जरूरी है अनंत, एक बार हम डिस्क्लेमर के तौर पर भी बता दें तमाम निवेशकों को, कितना जरूरी है वेल रिसर्च के साथ ही स्टॉक मार्केट में उतरना? देखिए, अगर आप रिसर्च के साथ नहीं उतर रहे तो आप तो कसिनो में जा रहे हैं, आप तो सट्टा कर रहे हैं। फिर सट्टा तो फिर आपको करना ही है, तो स्टॉक मार्केट इज अ सीरियस बिजनेस। सट्टा ही करना है तो सीधा कसिनो चल जाइए ना सर। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कसिनो जाइए, पर आपको सट्टा ही करना है तो दिस इज नॉट अ प्लेस जहां पे आप सट्टा कर सकते हो। ये प्रॉपर बिजनेस करके वेल्थ क्रिएशन का टूल है, तो इसको वेल्थ क्रिएशन का टूल ही रहने दीजिए। अनंत, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी है
वो लगातार ग्रो कर रही है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो उसके पीछे की बड़ी वजह अमेरिका होती है, उसकी रिजर्व बैंक की पॉलिसी होती है, या अगर तेजी से बढ़ता भी है तो उसके पीछे भी अमेरिका होती है, कुछ और वजह होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत होना भारत के स्टॉक मार्केट पर किसी भी तरीके का पॉजिटिव असर डालता है क्या? सर बहुत बड़ा असर डालता है। आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो उस समय अगर एफआईआई इंडिया से पैसा निकाल लेती तो शायद जो भी मार्केट 18,000 पे था, अगर उस समय भी होता तो सीधा 10,000 या 12,000 पे आ जाता। पर अभी इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई है, रिटेल हैंड इतना स्ट्रांग हो गया है कि मार्केट में मामूली 10% के आसपास का जर्क आया। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज के दिन रफली 60% ऐसे इंडियंस है जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास का पार्ट है। मुझे पूरा विश्वास है इन 60% में से एटलीस्ट 50%, मतलब रफली 30% का आंकड़ा ऐसा होगा जो आने वाले 10 साल में मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से अपर क्लास तक जाने वाले हैं। अगर ये अपर क्लास तक जाएंगे तो इंडिया में पैसा आएगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, और जैसे जैसे ग्रो करेगी हमारी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स कम होती जाएगी। विश्वास रखिएगा इस बात का, 10 साल बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया की जरूरत पड़ेगी, इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर्स की नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं अनंत, और आपके मुंह में घी शक्कर जो आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक टिप्स और दीजिए। जिस तरीके से आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर में लगातार गिरावट दिखी जा रही है, मुझ जैसे निवेशक को दूर रहना चाहिए फिलहाल, क्या सलाह आपकी? सर देखिए, आईटी सेक्टर जिस जगह पे जा चुका है वहां से एक बार एक अच्छा बाउंस आने के चांसेस है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। 5% का आखिरी एक और स्पेस बाकी है, पर वहां पे वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी वाले सेक्टर्स जो इंडिया के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, वो सारे सेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, चाहे वो बेस मेटल्स हो जाए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हो जाए, सीमेंट हो जाए। इन सब सेक्टर्स में आने वाले कुछ समय में काफी इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। मेटल को लेकर आपकी कोई राय? सर मेटल्स एक बहुत, अगर हम हार्डकोर मेटल्स की बात करें तो साइक्लिकल सेक्टर होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एग्जिट को प्लान करना जरूरी है। अभी जिस तरीके से मेटल प्लेस्ड है, थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम नए इन्वेस्टर है तो। और अगर आप साइकिल को समझते हैं तो मेटल्स में भी आपको काफी चांसेस मिलेंगे। ओवरऑल मेटल्स काफी अच्छे बुल रन में है, पर हाँ, शॉर्ट टर्म में वहां पे साइकिल को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपको समझ नहीं है तो हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर समझ है तो हाँ, मेटल भी एक सेक्टर हो सकता है जहां पे आपको कुछ टेक्निकल कॉल्स मिल सकते हैं आने वाले समय में। स्टॉक मार्केट में अक्सर ये देखा जाता है कि सलाह देने वाले जो दोस्त होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और उनमें से बहुत सारे दोस्त अनंत सलाह देते हैं कि आप बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए, बैंक के स्टॉक्स खरीद लीजिए, आपको घाटा कभी नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा है भारत के रेफरेंस में हमारे लिए? सर देखिए, ये हमेशा चेंज होती रहती है पिक्चर। सन 2000 की बात करें तो उस समय होता था कि आईटी की किसी भी कंपनी को उठा लो, कभी घाटा नहीं होगा। 2004 से 2008 की बात करें तो वापस से कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स में बोला जाता था। उसके बाद कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, कंज्यूमर एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए बोला जाता था। तो हर समय ऐसी कुछ स्टोरीज चलती है, पर आपको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉपर्ली डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आपने सब कुछ बैंक पे ही लगा दिया और वहां पे अंडर परफॉर्मेंस आ गई तो आपके लिए पेन बढ़ सकता है। तो इतना तो ध्यान रखिएगा, डाइवर्सिफिकेशन के बिना अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बैंकिंग नहीं लेना है। 10 में से 3 बैंक है आपके पास या 4 स्टॉक्स बैंकिंग के, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपने 10 में से 8 स्टॉक्स ही बैंकिंग के ले लिए तो थोड़ा सा। आनंद, देखिए उन्हीं सलाहकारों में से कुछ सलाहकार होते हैं जो कहते हैं देखिए आने वाला जो वक्त है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, ग्रीन एनर्जी का है, क्लीन एनर्जी का है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा कई गुना होगा। अब बात लॉजिकल भी लगती है, आपकी क्या राय है? सर मेरी ये राय है कि अभी ये स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा सोल्ड हो चुकी है, और जो स्टॉक्स है उनके पी थोड़े से हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। तो मैं इस तरीके की थीम पे भाग के काम नहीं करूंगा। देखिए, एक ऐसी थीम जो सबको पता है, थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा वेट करके या प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का वेट करके एंट्री लेना जरूरी होगा। अनंत, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, दिवाली का सबको इंतजार है, और आपको सुनने के बाद वो निवेशक जो इस दिवाली से पहले इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो अगली दिवाली है वो उनके लिए बम्पर हो जाएगी, तो वो कौन से सेक्टर हो सकते हैं जहां उनको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए पूरी रिसर्च करने के बाद? सर सबसे मेन होता है आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। ऑफ लेटली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है इंडिया से बाहर की। यूएस मार्केट ने पिछले 10 साल में परफॉर्म किया है, तो यूएस मार्केट की तरफ अपन अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर आज के दिन जिस जगह इंडिया प्लेस्ड है, आप तो सबसे पहले इंडिया चूज करिए, उस चीज पे फोकस करिए। अभी हम सेक्टर्स की तो बात करेंगे, पर इंडिया को चूज करना आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्टर्स की बात करें तो इंडेक्स फंड में आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। बाकी सेक्टर सारे के सारे इंडिया के डेवलपमेंट के रिलेटेड, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो बेस मेटल्स हो, ये 3 सेक्टर है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। धीरे धीरे आईटी भी एक अच्छी जगह पे जा रहा है, तो वहां पे आपका थोड़ा ध्यान रह सकता है।
मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। अनंत, कौन से वो सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनसे फिलहाल बचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? मतलब इस दिवाली पसीना नहीं आएगा बहुत ज्यादा। पावर से रिलेटेड सेक्टर्स थोड़े से ज्यादा सोल्ड हो चुके हैं, थोड़े से ज्यादा एक्सट्रीम हो चुके हैं। ऑटोमोबाइल में सेलेक्टिवली काम करना जरूरी है, क्योंकि ऑटोमोबाइल एक अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है, वो स्ट्रेंथ वाला सेक्टर है। पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर चुका है, कभी जर्क आया तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे ऐसे दो सेक्टर्स हो सकते हैं जो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले हो सकते हैं आज के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, जुड़ने के लिए हमारे साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आगे भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और इस तरीके की जो तमाम बुनियादी जानकारी हैं, अहम जानकारियां हैं, वो आपसे लेंगे। तो फैक्ट फाइल्स विद अनुराग में आज के लिए बस इतना।